नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ईपीएफओ, एपीएफसी, एएलसी, एलईओ या फिर यूजीसी नेट, इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रोविजंस कंसर्निंग लेबर वेलफेयर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो भारत के संविधान जब बना था उस समय लागू किए गए थे, ये देखते हुए कि लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर का भला हो, वर्कर क्लास के वेलफेयर के लिए। तो वो विमेन वर्कर के लिए भी, चाइल्ड वर्कर के लिए भी, एडोलसेंट वर्कर के लिए भी और मेल वर्कर के लिए भी। तो आइए देखते हैं कौन से प्रोविज़न है, किस किस चैप्टर के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हैं। देखते हैं कुछ प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक मनुष्य के, जो एक पर्सन के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको एक राइट टू डिग्निटी से जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कल्चरल राइट, रिलीजियस राइट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सब राइट हैं जो कि पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं भारत के संविधान में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेंचमार्क फॉर लेबर लॉज इन इंडिया। ऑल्सो पार्ट 3 बेसिकली डील्स विद आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया covers the fundamental right of its citizen, which includes equality before the law, religion, sex, caste, place of birth, the abolition of untouchability, that is Article 17, freedom of speech and expression, prohibition of employment of children in factories। ये सब राइट दिए गए हैं अंडर फंडामेंटल राइट्स जो डील करते हैं लेबर इश्यूज से। तो दीज आर सम ऑफ द राइट्स प्रोवाइडेड टू द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। एक एक करके देखते हैं। अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विच इज इंटरप्रेटेड इन द लेबर लॉ एज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। ये आपने सुना होगा बहुत ही जगह। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें भी हमने ये देखा था कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट डील करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बेसिकली इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो लागू हुआ था वो इसी संविधान के आर्टिकल 14 की जो राइट टू इक्वलिटी थी, वो यही उसका बेस है कि जो आगे चल के इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को भारत सरकार ने इनेक्ट किया। ऑल्दो आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सर्टेन कंडीशन आर ऑलवेज देयर इन एनी राइट। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन इट रिगार्डिंग द लेबर लॉज सच एज फिजिकल एबिलिटी, कि एक आदमी कितनी फिजिकल काम करता है। अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबरर्स शैल रिसीव पेमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। मीन्स ये नहीं है कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बंदा स्किल काम कर रहा है, एक अनस्किल काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ जी हम तो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमें बराबर पे मिलनी चाहिए, हमें इक्वल पे मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने इक्वल वर्क किया है फॉर 8 आवर्स। सो दिस आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट। यू विल गेट wages as per your skills, as per your ability। तो दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ था, जिस केस के अंदर बोला गया था इवन दो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ गोल विच इज टू बी अचीव्ड थ्रू आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 39C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये बोला गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो गोल है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करना है हमें इम्प्लिसिटली आर्टिकल 14, 16 और 39C को आधार मान के जो भारत के संविधान में दिए गए हैं। अल्टीमेटली हमें वर्कर्स को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिलवानी है। ये ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि लेबर प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 19(1)(c) इट गारंटीज सिटीजन्स टू फॉर्म अ यूनियन और एसोसिएशन। द ट्रेड यूनियन एक्ट
1926 works through this article of the constitution. It allows worker to form trade unions. बेसिकली हमने पढ़ा है आर्टिकल 19(1)(c) में कि ये अपने सिटीजन को गारंटी देता है कि कोई भी सिटीजन यूनियन या एसोसिएशन बना सकता है। तो उसी के आधार को देखते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी हमने देखा कि वो अलाउ करता है वर्कर को एक ट्रेड यूनियन बनाने में, और ट्रेड यूनियन प्रोवाइड द पावर टू रेज द वॉइस ऑफ वर्कर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स and against arbitrary decision of the management. Unionization brings power to the laborers. Basically ट्रेड यूनियन क्या होती हैं? ट्रेड यूनियन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्ट्राइक, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, जॉइंट डिस्कशन, ठीक है। तो ये सब, या फिर कॉन्सिलिएशन अंडर आईडी एक्ट 1947। तो क्या है, ट्रेड यूनियन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उनकी वॉइस रेज करती है, उनको एक आवाज़ देती है, और जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके ऐसे आर्बिट्रेरी डिसीजन जो कि वर्कर के वेलफेयर के खिलाफ हैं, उनको उनके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाता है। तो ये देता है लेबरर्स को पावर। Trade union discusses various labor-related problems with the employers and help in settlement of disputes by the instrument of collective bargaining, bipartite discussion, conciliation, etc. So this has been provided under Article 19(1)(c) to form union or association. Article 23, Constitution provides for prohibition of traffic in human beings and forced labor. ये हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर इज बेगार। व्हेन द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, फोर्स लेबर वाज प्रेवलेंट ऑल ओवर इंडिया। दे वर मेड टू वर्क अगेंस्ट देयर विल एंड वर नॉट पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। बिग लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू देयर एजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन फोर्स लेबर और बेगार फॉर जनरेशंस, which led to the inclusion of Article 23 in the Constitution of India explicitly. Basically अंग्रेजों के समय या राजा महाराजाओं के समय जब जमींदारी सिस्टम था बहुत प्रिवेलेंट, तो उस समय जो गरीब तबका था, मजदूर तबका था, उन लोगों को जनरेशंस तक बेगार करवाई जाती थी कि उन्होंने कुछ पैसे उधार ले लिए थे। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अमरीश पुरी की मूवी में अमरीश पुरी एक लैंडलॉर्ड रहता है, उससे एक गरीब मजदूर या गरीब किसान उधार में पैसे ले लेता है, तो उसकी जनरेशन चुकाती रहती हैं कि तुम्हारे पिताजी ने पैसा लिया था, अब आप इसको चुकाने के लिए मेरे यहाँ पे सदा मजदूरी करते रहोगे। तो ऐसी मूवीज़ भी बनी हैं हमारे बॉलीवुड में जो कि जमींदारी सिस्टम के इस एक मीनेस को दिखाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 23 एक्सप्लिसिटली डाला गया फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज बेगार। इन करंट टाइम्स forced or bonded labor is an offense which is punishable under the law. The Bonded Labor Abolition Act 1976 prohibits all kind of bonded labor and it is declared as illegal. So आज के दिन bonded labor जो है उसको illegal करार दिया गया है। अगर कोई bonded labor करवाता है, वर्कर्स की विल के खिलाफ काम करवाता है, तो वो एक ऑफेंस है और उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल 24 बेसिकली चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्री वगैरह के अंदर प्रोहिबिट करता है। नोबडी कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 टू वर्क। चाइल्ड लेबर वॉज अ मैसिव प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इन द अर्लियर टाइम्स. And to prevent the menace of child labor, Article 24 was inserted into the Constitution. Article 24 was inserted into the Constitution, and later the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 was enacted with severe punishment to the violators. बेसिकली क्या है, संविधान में ही ये बोला गया था कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है। हमें चाइल्ड लेबर, जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं,
उनको किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर नहीं लगाना, उनको किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर काम करने के लिए प्रोहिबिशन है। जबकि अडोलसेंट जो कि 14 से 18 साल के बीच के युवा हैं या फिर किशोर हैं, उनको काम दिया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, लेकिन वो भी कुछ रेगुलेटेड कंडीशन में ही, जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट डेंजरस प्रोसेसेस और हजार्डस प्रोसेसेस के अंदर बैन की गई है। तो ये हमारे देश के अंदर, क्योंकि बच्चों और महिलाओं का शोषण बहुत पहले से, क्योंकि कम मजदूरी दे के उनको वही काम करवाया जा सकता है जो कि एक आदमी करता है, तो बहुत ही पुराने समय से बच्चों और महिलाओं से मजदूरी करवाई जा रही थी बहुत ही कम वेतन पे। तो चाइल्ड लेबर वाज अ मीनेस इन अर्लियर टाइम्स, एंड टू प्रिवेंट द मीनेस ऑफ दिस, आर्टिकल 24 वाज एक्सप्लिसिटली इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसके आगे चल के चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को इनेक्ट किया गया। और इसके अंदर बहुत ही कड़े प्रावधान है कि अगर कोई वायलेट करता है उसको इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल की सजा भी दी गई है। जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को आप एक्सप्लिसिटली पढ़ना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके प्रोविजन क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन किया गया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। The employment of adolescent has also been regulated in the few processes only mentioned in the act। ये हमने अभी डिस्कस किया कि adolescent की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी रेगुलेटेड मैनर में है। आइए देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेबर वेलफेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, aims to work toward the welfare of its citizen through DPS, though directive principle of state policy as enforceable in the court of law, as not enforceable, are not enforceable in the court of law, but they provide a guideline to the legislature for making laws in India, especially the labor laws। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे कि जो आगे जाके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगर कुछ एक्ट्स बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाएंगे। बेसिकली इनिशियली देखा गया था, अभी भी है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है। आप इनके वॉयलेशन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन, ठीक है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है, जबकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, बट दे प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। आर्टिकल 39A, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी towards securing that the citizen, men and women, equally have a right to an adequate means of livelihood। आर्टिकल 39A में दिया गया है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर अपनी पॉलिसी डायरेक्ट करेगा किस वे में, कि मैन एंड वीमेन को इक्वली जो एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड किया जाए, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वेलिटी से सबको समान जीने का अधिकार हो और लाइवलीहुड का अधिकार हो, सबको काम के समान मौके मिले ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड विदाउट गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। बेसिकली महिला और पुरुष के अंदर काम को देने में कोई भी एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39A में दिया गया है, और आर्टिकल 39D में दिया गया है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। ये हमने शुरू में भी देखा था कि राइट टू इक्वेलिटी के अंदर भी इम्प्लिसिटली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया था, और जबकि आर्टिकल 39D में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Wages will not be determined on the basis of sex, rather than it will be according to the amount of work done by the workers। कि जो सैलरी होगी, जो पगार होगी, वो इस बात पे नहीं होगी कि आप महिला हैं या पुरुष है, जबकि इस बात पे निर्भर करेगी कि जो आप काम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क है, अगर वो इक्वल समान काम है,
सेम काम है, सेम स्किल्स को यूज किया गया है, तो आपको सेम वेतन मिलेगा, सेम पगार मिलेगी। आर्टिकल 39E, द स्टेट shall in particular direct its policy towards securing that the health and strength of workers, both men and women, and the tender age of children are not abused, and that the citizens are not forced by the economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength। आर्टिकल 39E के अंदर बेसिकली बोला गया है कि अगर इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, जीवन यापन करने के लिए कोई ज़रूरतमंद है जिसको इकोनॉमिक नेसेसिटी है, उनको देखते हुए कुछ ऐसे वोकेशंस में, ऐसे काम धंधे में उनको ऐसे नहीं लगाया जाएगा जिससे कि जो कि उनकी एज के या स्ट्रेंथ के हिसाब से ना हो, कि मैन हो वीमेन हो, अब किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई लेकिन वो कहेगा मैं कोई भी काम करने को रेडी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैन एंड वीमेन और चिल्ड्रन की एज को इस तरह से अब्यूज़ नहीं किया जाएगा कि उनको इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण ऐसे काम करने पड़े जो कि उनकी एज या स्ट्रेंथ के हिसाब से ना हो। ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 39E के अंदर। आर्टिकल 41, द स्टेट shall within the limit of its economic capacity and development make effective provisions for securing the right to work, right to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। बेसिकली जो स्टेट है वो ऐसे प्रोविजन बनाएगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कि लोगों को राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मिले इन केस ऑफ ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो बेसिकली ये प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 41 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी पॉलिसी को देखते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट जो है वो लागू किया गया, वो डिसेबल के लिए लागू किया गया PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इनके राइट्स को देखते हुए किया गया। ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू की गई। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने पोर्टल लागू किया, करियर सर्विस पोर्टल जो है, जहाँ पे आप अपनी नौकरी पा सकते हो अपने स्किल्स के अनुसार। तो इस तरह से स्टेट ने वर्कर्स वेलफेयर में आर्टिकल 41 काम आता है, सो दैट पॉलिसीज इस हिसाब से बनाई जाए कि वर्कर्स को उसका फायदा मिल सके, उसका लाभ मिल सके। Article 42, the state shall make provisions for ensuring just and humane condition of work and maternity relief। बेसिकली वर्कर्स को एक बहुत ही अच्छी कंडीशंस का वर्क दिया जाना चाहिए, उनको वेलफेयर प्रोविजंस, हेल्थ कंडीशंस लाइक टॉयलेट फैसिलिटी, यूरिनल्स, ड्रिंकिंग वाटर्स, फर्स्ट एड फैसिलिटी, ठीक है, एम्बुलेंस रूम, स्ट्रेचर्स, सेफ्टी डिवाइसेस लाइक हेलमेट्स, जैकेट्स, शूज, सेफ्टी शूज, इस तरह की ह्यूमैन कंडीशन में काम करवाया जाए जहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, काम करने का माहौल अच्छा हो, वहाँ पे गंदगी ना हो, ठीक है। और जो एफ्लुएंट्स हैं जो फैक्ट्री से आते हैं उनको अच्छा से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ना हो सके। और मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 42 में, जो कि बाद में जाके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भारत सरकार ने लागू किया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मैटरनिटी जो कि महिलाओं को ड्यूरिंग द केस ऑफ प्रेगनेंसी उनको मैटरनिटी पेड वेजेस मिलेंगी, मैटरनिटी के समय पे पेड वेजेस लीव, पेड लीव वेजेस। तो ये सब आर्टिकल 42 में दिया गया है। आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है, दैट द स्टेट शैल एंड्योर to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, whether agricultural worker, industrial worker or otherwise, a living wage, condition of work ensuring a decent standard of living and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural area। Basically आर्टिकल 43 डील करता है लिविंग वेज से।
living wage not only includes the bare necessities of life but also the social and cultural upliftment of the person. It also includes education and insurance for a person. आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया था कि स्टेट इस दिशा में काम करेगा, चाहे लेजिस्लेशन से या फिर बाय एनी अदर वे, कि जो वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे इंडस्ट्रियल है या चाहे दूसरे वर्कर, अर्बन वर्कर, उनको एक लिविंग वेज दी जाए दैट इज अबो दी मिनिमम वेज. ये मिनिमम वेज से अबो रहेगी. मिनिमम वेज तो लोवेस्ट वेज है, जबकि लिविंग वेज वो वेज होगी जो कि मिनिमम वेज प्लस. मिनिमम वेज मीन्स टू फुलफिल द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बट इसके आगे एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान से भी आगे बढ़ के बच्चों की सुविधाएं जैसे एजुकेशन, इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर उनके अच्छे कपड़े या उनकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज, इन सब को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 43 के अंदर लिविंग वेज का कंसेप्ट दिया गया था. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली लिविंग वेज के ऊपर काफ़ी फोकस किया है. अभी इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से भी एक वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है कि वी शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लिविंग वेज रादर देन मिनिमम वेज. तो इसके ऊपर अभी मीटिंग्स चल रही हैं, काफ़ी कोऑर्डिनेशन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो लेट्स होप फॉर लिविंग वेज कॉन्सेप्ट इन द कमिंग फ्यूचर इन द लॉ ऑफ द लैंड. Article 43A, the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishment or other organization engaged in an industry. Basically, this is workers' participation in management, workers' participation in industry और management. जो भी वर्कर जहाँ भी काम कर रहे हैं किसी अंडरटेकिंग में या इस्टेब्लिशमेंट में, तो स्टेट को एंड्योर करना चाहिए कि कैसे भी सूटेबल लेजिस्लेशन या पॉलिसी बना के कि वर्कर्स जो हैं, जो कि किसी भी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका भी एक से हो, उनका भी एक राइट टू से हो, उनको बोलने का अधिकार हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनका एक आवाज़ ली जाए मैनेजमेंट के द्वारा. कुछ भी एक्टिविटीज़ जो कि डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के हित में, तो इट इज़ बेसिकली अ टीम वर्क विच शुड बी made in such a way that the participation of workers in the decision making of some industry or some undertakings be acknowledged, be ensured. So आप ये सब द एडुकेशियस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे. लेबर प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. You can visit us at www.theeducacious.com. Write us at skmaverick0411@gmail.com. You may also WhatsApp your query at 7428608250. I'm also very excited to launch the India's first live video test series for EPFO. In this, we have already launched the first free test at our Educacious platform. You may download it from Google Play Store. This icon will be available on the Google Play Store. You may download Educacious app from Google Play Store. You may go to free test and free test. Under free test, यू मे असेस योर प्रिपरेशन फॉर EPFO. आप अपनी EPFO की प्रिपरेशन चेक करें. वहाँ पे कुछ एक टेस्ट दिया गया है, आप उस टेस्ट को कंप्लीट करें, उस टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह देखें. उसके बाद उसके आंसर्स अवेलेबल होंगे, उनकी डिस्कशन अवेलेबल होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी. और इन द कमिंग संडे we will be taking a video class on the explanation. We will let you know whether it will be on Zoom or it will be on our app-based platform. So, this is the first live video test series for EPFO, जहाँ पे आपको जो भी पूरा टेस्ट है उसका डिस्कशन होगा in a video series manner. Thank you very much.